गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश, उसमें पिछले लेक्चर में कुछ बताए थे। जैसे दर्पण दो प्रकार का बताए थे, उसमें भी गोलीय दर्पण 2 प्रकार का बताए थे। और गोलीय दर्पण के बारे में जो कुछ भी परिभाषा है वो हम बताए थे आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो क्या है हेडिंग? गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो किस प्रकार परावर्तित होती है। 3 प्रकार की किरण के बारे में हम पढ़ेंगे इस तरह से। तो चलिए, ये एक है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष पर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। ये पिछले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं। गोलीय दर्पण पर 3 प्रकार के लाइट के बारे में, प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन होकर हमेशा फोकस से गुजरती है। जैसे ये कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से वो गुजरेगी। ये पहले किरण का गुण है दर्पण से परावर्तन के बाद। दूसरा हम लोग देखेंगे, दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो अपने मार्ग को रिट्रीट कर जाती है, यानी कि अपने मार्ग पर ही पुनः वापस होती है। जैसे यहां से इस तरफ पड़ेगी तो इधर ही भागेगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर करेगी तो इधर भागेगी लाइट, और फिर इधर गिरने के बाद फिर ये इधर जाएगी। ये दूसरा प्रकाश का किरण है। और तीसरा एक प्रकाश की किरण के बारे में हम जानेंगे, परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन उसी डायरेक्शन में होती है। जैसे आपतित किरण लंब से अगर थीटा कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी थीटा कोण पर ही परावर्तित होगी। तो ये 3 प्रकाश के किरण के परावर्तन है गोलीय दर्पण से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अगर कोई पिंड, कोई बॉडी किस जगह है और उसका प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा। तो चलिए ये हम लोग शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण में सबसे पहले कोई बॉडी अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। कोई बॉडी, कोई पिंड, कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, क्योंकि अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आती है वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो या तो उसका फोकस पर बनेगा या फोकस तल पर बनेगा। फोकस तल किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसे फोकस तल कहते हैं। तो पहली स्थिति है वस्तु की स्थिति अनंत, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस अथवा फोकस तल पर। ये पहला है। दूसरा, अब अनंत से थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अनंत
को आप छोड़ेंगे तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु रखी होगी, तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो जैसे हम लोग इधर पढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर हटेगा। तो पहले यह फोकस तो फोकस तल पर था, अब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये वक्रता केंद्र है सी और अनंत, उसके बीच में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति तथा वक्रता केंद्र के मध्य। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच से अब आगे चलेंगे तो इस पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर हम लोग वस्तु रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब, फिर प्रतिबिंब इधर भागेगा तो इन दोनों के बीच में था तो भाग के फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। किसमें होगा बिंदुवत। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, के बराबर वास्तविक। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जब वस्तु की स्थिति चलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब इधर भागेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच में वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य, ये वस्तु की स्थिति है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तथा वास्तविक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बीच में है। अब हम लोग पहुंच गए किस पर, फोकस पॉइंट पर। फोकस पॉइंट पर जब वस्तु रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक। अब एक स्थिति है, इसको प्रकाशिक केंद्र अथवा ध्रुव कहा जाता है। जब वस्तु पहुंच जाएगा फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, यही अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति आती है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो छठी स्थिति है फोकस। तो अब जब वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के मध्य, ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके जब बीच में है, उस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। यानी कि अब तक प्रतिबिंब इधर बन रहा था, अब इस स्थिति में प्रतिबिंब इधर बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा बनेगा, सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा। तो बच्चों हम लोग देख लिए हैं दर्पण मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में बताएंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और इसके बाद मतलब दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो बच्चों ये सब अगले लेक्चर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।